हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। आज हम लोग जीएस पेपर 1 का एक सब्जेक्ट प्राचीन भारत का इतिहास राम शरण शर्मा के द्वारा लिखी गई ये बुक है। बेसिकली 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है प्राचीन भारत, हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। मेरा नाम आप जानते ही हैं, ओपी सिंह। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर, इसमें लगभग 29 चैप्टर्स हैं। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सबसे पहले बताया गया है इतिहास का महत्व। क्योंकि हमें इतिहास का महत्व ही अगर पता नहीं होगा तो हम इसे क्यों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। आइए शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? अध्याय 1, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। हमारे देश की जो प्राचीन संस्कृति थी उसका विकास कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। मानव समुदाय कैसे अस्तित्व में आए, ये बताता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे कि मानव का जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। जैसे कि पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, जिनको हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मानव ने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे कि आज जीवन क्या है, सुरक्षित है और स्टेबल है। इससे ज्ञात होता है, ये जात नहीं यहाँ पर ज्ञात है, इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग किया और कैसे उन्होंने अपनी जीविका के साधनों की सृष्टि की। उन्होंने खेती, कताई, बुनाई, धातु कर्म आदि की शुरुआत कैसे की, कैसे जंगलों की सफाई की और कैसे ग्रामों, नगरों और अंततः राज्यों की स्थापना की। जैसा कि आज हम देखते हैं, अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, या फिर गुप्त काल के समय, या फिर हम सबसे प्राचीन समय में पहुंच जाएं हड़प्पा सभ्यता, तो उसमें भी क्या है, बड़ी बड़ी बस्तियां देखने को मिलती हैं। कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक कि वह लिखना न जानता हो। किसी भी समुदाय को हम सभ्य तब मानते हैं जब वो कम से कम पढ़ना लिखना जानता हो। जैसे कि अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, जो लेखन शैली है, वो भाव चित्रात्मक है। मतलब उसमें चित्रों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि वो लोग सभ्य थे, इसीलिए हम हड़प्पा को एक सभ्यता कहते हैं। आज भारत में जो लिपियां प्रचलन में हैं उन सब का विकास प्राचीन लिपियों से हुआ है। पहले की जो प्राचीन लिपियां थीं उनसे ही लिपियों का विकास होता आया है। हमारी आज की भाषाओं का भी वही हाल है। भाषाओं का भी यही हाल हम देखते हैं कि प्राचीन जो भाषाएं थीं उनसे बदल बदल करके नई नई भाषाएं निकलती आती हैं, विकसित होती रहती हैं। हमारी वर्तमान भाषाओं की जड़ें अतीत में हैं और वे कई युगों में विकसित हुई हैं। अनेकता में एकता, ये हमारे देश की विशेषता है। प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा रोचक है क्योंकि भारत अनेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ विदेशी आक्रमणकारी आए, व्यापारी आए और वो यहीं बस गए और वो अपनी अपनी संस्कृति के कुछ अंश लेकर के आए और वो सारे भारत में क्या हैं, मिक्स हो गए, भारत की संस्कृति में मिल गए सारे के सारे। प्राक आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, शक, हूण और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया।
हर प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योग दिया। शिल्पकला हो, सामाजिक व्यवस्था हम देख रहे हैं आज भारत की, या फिर वास्तुकला हो, साहित्य हो, सभी के विकास में इन सब का योगदान है। ये सभी समुदाय और इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य नीर छीरवत इस तरह मिल गए कि आज उनमें से किसी को हम उनके मूल रूप में साफ साफ पहचान भी नहीं सकते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषता ये रही है कि इसमें उत्तर और दक्षिण के तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान समेकित हो गए हैं। मतलब हमारा ये जो भारत इस तरह का रहा है कि इसमें पूरब चारों दिशाएं, चारों हम ले लें डायरेक्शन, पूरब का एरिया या फिर पश्चिम का या उत्तर का या दक्षिण का, सभी जगह आपको सारे देश की संस्कृति के कुछ ना कुछ अंश मिल जाएंगे देखने को। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं। आर्य सांस्कृतिक परंपराएं जो हैं, उत्तर भारत में आर्यों का काफ़ी शुरुआती दौर में आर्य कहाँ थे, उत्तर भारत में रहे। तो प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण में द्रविड़ और तमिल संस्कृति इनसे आए हैं। मतलब द्रविड़ संस्कृति जो है, ये द्रविड़ लोग जो थे, इनको भी कहीं ना कहीं आर्यों से जोड़ा जाता है। लेकिन द्रविड़ और संस्कृतेतर भाषाओं के बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते हैं जिनका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है। द्रविड़ और संस्कृतेतर, मतलब संस्कृतेतर का मतलब है कि द्रविड़ भाषा और संस्कृत के बाद जो भाषाएं आईं उनके बहुत सारे शब्द वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं। और वैदिक ग्रंथों का रचना काल माना जाता है 1500 से 500 ईसा पूर्व। ये शब्द प्रायद्वीपीय एवं वैदिकेतर भारत से संबद्ध भावनाओं, संस्थाओं, उत्पादनों और निवासों के द्योतक हैं। इसी प्रकार पाली और संस्कृत के बहुत से शब्द ऐसे हैं जो गंगा के मैदानों में विकसित भावनाओं और संस्थाओं के द्योतक हैं। वे लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। पाली और संस्कृत भाषा के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो गंगा के मैदानों में विकसित भावनाओं और संस्थाओं के द्योतक हैं। मतलब जो गंगा के मैदानों में बोले जाते थे वो शब्दों का इस्तेमाल संगम साहित्य में किया गया है, जो 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के दौरान का जो साहित्य है, इसमें भारत के पूर्वांचल ने भी, जहाँ प्राक आर्य जातियाँ बसी हुई हैं, अपना योगदान किया है। यहाँ के लोग मुंडा या कोल भाषाएं बोलते हैं, जो पूर्वांचल वाला हिस्सा है भारत का। भाषा वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि हिंद आर्य भाषाओं में फाहा, नौका, खंती मतलब डिगिंग स्टिक, खोदने वाली छड़ी हम कह सकते हैं इसको, आदि के सूचक बहुत शब्द मिलते हैं। वे मुंडा भाषाओं से लिए गए हैं। ये आर्य भाषाओं में जो शब्द मिलते हैं वो मुंडा भाषाओं में भी मिलते हैं। वहाँ के लोग भी इनको इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। यद्यपि छोटा नागपुर के पठार में बहुत से मुंडा परिसर हैं, फिर भी मुंडा संस्कृति का पुरावशेष उतना नहीं है जितना द्रविड़ संस्कृति का। द्रविड़ संस्कृति का पुरावशेष ज़्यादा है, मुंडा संस्कृति का कम। द्रविड़ भाषा के भी अनेक शब्द हिंद आर्य भाषाओं में पाए जाते हैं। आप भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग भाषाओं के शब्द सभी अन्य भाषाओं में आप देखेंगे, आपको मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा में जो ध्वन्यात्मक और शब्दात्मक परिवर्तन लक्षित होते हैं, उनकी व्याख्या मुंडा प्रभाव के आधार पर जितनी की जा सकती है उतनी ही द्रविड़ प्रभाव के आधार पर। मतलब वैदिक भाषा के जो शब्द हैं उनकी ध्वनि में जो परिवर्तन हुए और उनके शब्दों में जो परिवर्तन हुए, उनकी व्याख्या किन मुंडा और द्रविड़ इन भाषाओं के आधार पर अच्छे से की जा सकती है। भारत प्राचीन काल से ही विविध धर्मों का प्रांगण रहा है। भारत प्राचीन काल से ही क्या है, विविध धर्मों का प्रांगण रहा है। यहाँ पर दुनिया के लगभग सभी धर्म आपको देखने को मिल जाएंगे।
प्राचीन भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ, परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण और प्रभाव प्रतिप्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते और भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों पर चलते हों, पर सारे देश में सभी की एक सामान्य जीवन पद्धति है। धर्म अलग अलग, भाषाएं अलग अलग, पर जीवन पद्धति सभी की सारे देश में आपको एक जैसी देखने को मिलेगी। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता झलकती है। प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम चाणक्य का उदाहरण लें, तो चाणक्य क्या है, अखंड भारत की बात करते थे। ये पोरस के टाइम की बात है। इसी तरह से भारत के अन्य लोग भी एकता में विश्वास रखते थे। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा। सारे देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश नाम दिया गया और इसके निवासियों को भरत संतति कहा गया। जो भरत जन का वर्णन जो आपको मिलता है वेदों में, तो उन्हीं के नाम पर इसको भारतवर्ष कहा गया ऐसा माना जाता है। और भारत के निवासियों के लिए भरत संतति कहा गया। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस देश को अखंड इकाई के रूप में देखा। चाहे वो कवि हों, चाहे दार्शनिक हों, चाहे शास्त्रकार हों, सभी ने एक अखंड इकाई के रूप में देखा देश के लिए। हिमालय से समुद्र तक फैली इस भूमि की उन्होंने सार्वभौम मतलब सकल देशव्यापी मतलब संपूर्ण देश राजा के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना की है कि एक ही राजा इस संपूर्ण क्षेत्र पर शासन करेगा। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक रूप से यशोगान किया गया है। ऐसे राजा चक्रवर्तिन कहलाते थे। चक्रवर्तिन देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। जो संपूर्ण भारत पर शासन करता था वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। देश में इस तरह की राजनीतिक स्थिति 2 बार कम से कम प्राप्त हुई। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ मतलब बिल्कुल तमिलनाडु वाले दक्षिण वाले हिस्से को छोड़ दें तो बाकी संपूर्ण भारत पर अशोक का क्या था, साम्राज्य स्थापित था। सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। तो आप देखें यहाँ पर ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक चक्रवर्ती सम्राट था और ईसा की 4थी सदी में समुद्रगुप्त भी क्या है, चक्रवर्ती सम्राट था। और समुद्रगुप्त अशोक का एकदम उल्टे विचार वाला था। अशोक था शांति प्रिय हो गया, बाद में उसने कलिंग युद्ध के बाद में उसने शांति का मार्ग अपना लिया, लेकिन समुद्रगुप्त उसके विपरीत था। ये युद्ध में विश्वास करता था। 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया, जो संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति माना जाता था। उत्तर भारत का शासक था हर्षवर्धन और इसको चालुक्य जो वंश था इसका राजा था पुलकेशिन, इसने हराया था। जब दक्षिण भारत को विजित करने के लिए हर्षवर्धन निकला तब इसने रोका था इसके लिए। राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी सारे देश में राजनीतिक ढांचा कमोवेश एक जैसा रहा। विजेताओं और सांस्कृतिक नेताओं के मन में भारत का भान अखंड भूमि के रूप में ही हुआ है। आज भी हम अखंड भारत की बात करते हैं। भारत की इस एकता को विदेशियों ने भी साकारा है। वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए थे जब विदेशी भारत में आए तो, और इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है। इस सिंधु शब्द संस्कृत का है, इससे ही निकला हिंद। और काल क्रमेण ये देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ, बाद में इंडिया हो गया नाम। जो इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट, मतलब इसका एक पर्यायवाची है यूनानी भाषा का एक शब्द है इसका पर्यायवाची, तो उसके ये काफ़ी निकट उससे मिलता जुलता है।
ये फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ है। फारसी भाषा में और अरबी भाषा में हिंद कहा जाता है। हमारे देश के लिए देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे हैं। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृत देश भर की संपर्क भाषा को हम लिंगुआ फ्रैंका नाम देते हैं। ईसा पूर्व 3री सदी मतलब मौर्य काल की बात हो रही है यहाँ पर। तो उस समय पूरे देश की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। भाषा प्राकृत थी और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। जैसे अगर आज के समय में हम बात करें तो भाषा संस्कृत भाषा है या फिर हिंदी भाषा है, इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। लेकिन भाषाओं के नाम क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ऐसे ही प्राकृत भाषा उस समय 3री सदी में चलती थी ईसा पूर्व, और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। बाद में वह स्थान संस्कृत ने ले लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई। इसके बाद संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है। यह सिलसिला ईसा की 4ठी सदी में आकर गुप्त काल में और भी मजबूत हुआ। गुप्त काल में जो संस्कृत है इसका और प्रचलन हुआ। यद्यपि गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते रहे। गुप्त काल का विघटन होने के बाद भी जो राजकीय कार्य थे वो सारे संस्कृत भाषा में ही होते थे। ये भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तमिलों के प्रदेश में भी वैसे ही आह्लाद और भक्ति भाव से पढ़े जाते थे जैसे काशी और तक्षशिला की पंडित मंडलियों में। इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई थी। बाद में इन्हें विभिन्न स्थानीय भाषाओं में भी प्रस्तुत किया गया, परंतु भारत के सांस्कृतिक मूल्य और चिंतन चाहे जिस किसी, यहाँ पर पिस नहीं है बल्कि जिस ये शब्द है, जिस किसी भी रूप में प्रस्तुत किए जाएं उनका सार तत्व सारे देश में एक सा रहा है। भारतीय इतिहास की यह विशेषता है कि यहाँ एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई है। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का जन्म हुआ जो सारे देश में व्याप्त हो गई। जाति प्रथा का जन्म कहाँ से हुआ? उत्तर भारत से। उत्तर भारत में किसका शासन था? आर्यों का। आर्य कहाँ से आए थे? तिब्बत से। प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए वे किसी न किसी वर्ण या जाति में मिल गए। वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों और मुसलमानों को भी प्रभावित किया। उनमें भी क्या है? जाति, जो जाति व्यवस्था है वो जन्म ले गई यहाँ से। धर्म परिवर्तन करने वाले लोग किसी न किसी जाति के थे और वे हिंदू धर्म को छोड़कर नए धर्म में दीक्षित हो जाने पर भी पूर्व की अपनी जाति के कुछ रीति रिवाजों पर पूर्वता चलते रहे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, दूसरे धर्मों को अपना लिया, लेकिन उनके जो पिछले धर्म के और जाति जो थी उसके जो रीति रिवाज थे वो उन्होंने नहीं छोड़े। फिर वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता क्या है? आधुनिक काल में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष सार्थक सिद्ध होता है। देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, अगर आप उसको जानना चाहते तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी जड़ें जाननी पड़ेंगी हमें। तो वैसे ही यहाँ पर आज जो समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं आधुनिक काल में, तो उन्हें अगर हमें समझना है, ठीक से उनका हल ढूंढना है, तो हमें अतीत को जानना पड़ेगा उनके। कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को फिर से लौटाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और भारत के उज्जवल अतीत के गुणगान में भाव विभोर हो जाते हैं। जैसे कि महाभारत काल को हम देखें तो उस समय किस तरह के लोग थे। श्री कृष्ण को देखें, राम को देखें, और महाभारत काल के टाइम जो हमारा देश था भारत, वीरों का देश था। आज के टाइम में चीज़ें बहुत अलग हैं, तो लोग उस तरह की संस्कृति को और उस तरह की चीज़ों को वापस लाना चाहते हैं।
उन्हें कला कौशल की प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण की उतनी चिंता नहीं है। वास्तव में वे समाज और संस्कृति का पुराना प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अतीत को समझना निहायत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस समय कुछ कुप्रथाएं भी थीं। बेशक भारत के लोगों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की, पर केवल अतीत की प्रगति के बल पर ही हम आज के ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते। केवल अतीत की प्रगति के बल पर ही हम आज के ज्ञान विज्ञान की जो उपलब्धियां उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ पर जो कुप्रथाएं थी अगर उनको छोड़ दें तो बाकी जो प्राचीन वैदिक ग्रंथों का ज्ञान है, जिसको कई लोगों ने परखा है, देखा है, उसको मैं उसको कहता हूँ कि ये रिसर्च का संग्रह है। और कई और लोगों ने भी कहा, जैसे कि महर्षि दयानंद। अभी वर्तमान में एक साइंटिस्ट हैं जो वैदिक फिजिक्स रिसर्च सेंटर के नाम से, जिन्होंने गुजरात में एक सेंटर स्थापित किया है, वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं, जो आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक, उन्होंने भी ऐत्रेय ब्राह्मण का वहाँ से किया है वेद विज्ञान आलोक के नाम से, तो उन्होंने भी बताया है। तो अगर उन चीज़ों को हम अपना लें और आधुनिक विज्ञान के साथ अगर हम चलें तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन भारतीय समाज अन्यायग्रस्त था। वर्णों पर निचले, विशेषता शूद्रों और चांडालों पर जिस तरह से अपात्रताएं थोप दी गई थीं, वह आज के विचार में बड़ा ही खेदजनक है। यही कुप्रथाएं हैं उस समय की, जैसे कि जो शूद्र होते थे तो वो क्या है, वाकई तीनों वर्णों के सेवक कहलाते थे। उनको हर कार्य के लिए अपात्र समझा जाता था। अगर पुरानी जीवन पद्धति में परिवर्तन ना लाया जाए तो स्वभावतः वे सारी विषमताएं भी सर उठाएंगी ही। भारत में सभ्यता के विकास की धारा इन सामाजिक भेदभावों की वृद्धि के साथ साथ वही है। प्रकृति मूलक और मानव मूलक कठिनाइयों पर विजय पाने में हमारे पूर्वजों को जो सफलता मिली है, उससे हमें भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है। पर अतीत को पुनः लौटाने का अर्थ होगा उन सामाजिक विषमताओं को कायम रखना, जिनके कारण हमारा देश चिरकाल से दुर्दशाग्रस्त रहा है। इसलिए सही ढंग से अतीत का मर्म समझना आवश्यक है। प्राचीन, मध्य और उत्तर काल की बहुत सी रूढ़ियाँ वर्तमान काल में भी हमारा पीछा करती आई हैं, जैसे कि सती प्रथा। सती प्रथा के लिए सबसे पहला प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया। और अगर हम वर्तमान में देखें तो अभी भी गुजरात और राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, गुजरात में अभी वर्तमान की बात करें तो गुजरात में भी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं सती प्रथा वाले इस समय भी। तो बाकी क्या चीज़ें, पुराने लोकाचार, मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांड विधियां लोगों के मन में इतनी गहराई तक पहुंची हुई हैं कि इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय से व्यवहार में चली आ रही हैं। तो इतनी आसानी से ये चीज़ें छूटने वाली नहीं है, राइटर ऐसा कहता है। दुर्भाग्यवश ये पुराने दुराग्रह व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के विकास में भीतर से अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस तरह की बातों को उपनिवेशीय परिस्थिति में जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता रहा। जब अंग्रेज यहाँ पर थे तब इन सारे रोगों को और बढ़ावा देते रहे वो। जब तक समाज से अतीत के ऐसे दुराग्रहों को दूर नहीं कर देंगे तब तक भारत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकेगा। जातिवाद और संप्रदायवाद हमारे देश को जनतांत्रिक रास्ते से एकता कायम रखते हुए आगे बढ़ने में बाधा डाल रहे हैं। जातीय व्यवधान और पूर्वाग्रह पढ़े लिखे लोगों के मन में भी शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को घुसने नहीं देती। जातीय, एक तो जाति के हम ऊंची जाति के हैं, उच्च वर्ण के हैं, तो हम मेहनत नहीं करेंगे। और पूर्वाग्रह मतलब चूँकि पहले के विचार बन चुके हैं लोगों के, तो श्रम की प्रतिष्ठा, वो श्रम नहीं करना चाहते, शारीरिक श्रम। और फिर क्या करते हैं वो, फिर भ्रष्टाचार का मूल कारण बन जाते हैं। तो ये शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा घटाने के लिए जाति व्यवधान और पूर्वाग्रह,
ये जिम्मेदार हैं और इससे कोई भी अछूता नहीं है और अपने सामान्य हित में हमें एकताबद्ध नहीं होने देती। महिलाओं को नागरिक अधिकार भले ही मिल गए हों, लेकिन समाज में युगों से दबी रहने के कारण भी अपनी भूमिका निभाने में समर्थ नहीं हुई हैं। निम्न वर्ण के लोगों का भी यही हाल है, जैसे स्त्रियों का। प्राचीन भारत के अध्ययन से हम तह में बैठ कर पता लगा सकेंगे कि इन दुराग्रहों की जड़ें कहाँ हैं, ये चीज़ें शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों हुई। हम उन कारणों को ढूंढ निकाल सकेंगे जिन पर जाति प्रथा और महिला की पराधीनता टिकी हुई है और संकीर्ण संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल रहा है। ये हमें कौन बताएगा? इतिहास बताएगा ये। अतः प्राचीन भारत का इतिहास केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो जानना चाहते हैं कि अतीत का वह उज्जवल स्वरूप क्या है जिसे कुछ लोग फिर से लौटाना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो देश की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों को पहचानना चाहते हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है, और हम लोग जो कि यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए तो ये पढ़ना ही है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे चैप्टर 2। इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक कौन कौन हैं, औपनिवेशिक काल के लेखकों ने क्या लिखा है, फिर भारतीय लेखकों ने क्या लिखा है, किस तरह से उन्होंने जो लिखा है उनकी अशुद्धियों को दूर किया है या फिर कहें कि उनको प्रत्युत्तर दिया है। ये सारी बातें इस चैप्टर में आपको समझ आएंगी, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है। तभी तो हम सही से समझ पाएंगे कि इतिहास में लिखने वालों ने क्या लिखा है, सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी मिलते हैं, बाय।